स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फिजिक्स का नया चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले जो मैंने लेक्चर वीडियोस दिया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ ही पोर्शन बचा है जो मैं एक अलग से लेक्चर वीडियो बना के बाद में अपलोड कर दूँगा। सो आज हम एक कम्प्लीटली एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिक्स से है, जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, सो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोग ने बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही सुना होगा। जैसे मान लो अभी तुम लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, सो मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हो किस लिए देख पा रहे हो, क्योंकि बैटरी क्या है, चार्ज है। तो चार्ज करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा होगा, चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ा होगा। घर पे फैन चल रहा है, फैन जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, क्योंकि घर पे इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी काम की चीज़ें हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें किसकी वजह से चलती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो हमारा सब काम ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो अगर देखोगे इंडस्ट्रीज़ हो या इलेक्ट्रिक करंट हो या कुछ भी हो, हम बहुत ही ज़्यादा आजकल डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ये हम एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वर्ड है करंट, इसका मतलब क्या होता है। सो करंट का मतलब क्या होता है, करंट मतलब होता है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं करंट। तो करंट का डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, क्या है करंट, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जब भी किसी चीज़ का कंटिन्यूस मूवमेंट होता है तो वो एक क्या फॉर्म करता है, एक करंट फॉर्म करता है। तो इसका सबसे जो एक कॉमन एग्जांपल है, तुम लोग देख सकते हो, जैसे मान लो तुम लोग नदी के सामने जब जाते हो तो क्या होता है, उसमें जो वाटर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो वाटर जब कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर करंट फॉर्म हो रहा है। तो मान लो तुम लोग नदी के पास गए और रिवर के पास गए, तो रिवर के पास जाके तुम लोग क्या देखते हो, रिवर के पास जाके तुम लोग देखते हो कि उसमें जो वाटर है, क्या रिवर का जो वाटर है क्या वो रुका हुआ है, रिवर का वाटर रुका हुआ नहीं है, वो एक कंटिन्यूस मोशन पे है। मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वो सारे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और मूव करके वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक तरह का करंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम करंट बोलते हैं। या फिर अभी तूफान का सीजन चल रहा है तो तुम लोग देख सकते हो एयर जो होते हैं, एयर के पार्टिकल्स जब मूव करते हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी से या फिर हाई स्पीड से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, करंट फॉर्म करते हैं। सपोज ये हमारा एयर है, अच्छा, एयर करंट मतलब क्या होता है, हमारा जो विंड होता है। तो जब एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, एयर करंट फॉर्म होता है। तो ये जो वर्ड है करंट, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जैसे वाटर करंट हो गया, एयर करंट हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जब कंटिन्यूस मूवमेंट किसी भी चीज़ का जब होता है तो उसके पास एक टेंडेंसी रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो ये रिवर का वाटर है, ठीक है, इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट में है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा, सपोज मैं रिवर में जाता हूँ और रिवर में जाके मैंने एक लकड़ी का पीस मैंने रिवर में फेंक दिया, तो ये वुड क्या होगा, ये फ्लो करने लगेगा, मूव करने लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब ये करंट जो है, वाटर करंट, इसके पास वर्क करने का क्या है, कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसके मोशन की वजह से ये वुड को क्या करा सकता है, मूव करा सकता है। मतलब ये जो करंट है, चाहे वो एयर करंट हो, वाटर करंट हो, करंट के पास एक टेंडेंसी रहता है, दे कैन डू वर्क, ठीक है। उसी तरह एयर करंट, जब एयर करंट होता है मतलब एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड से जब मूव करते हैं तो उनमें भी टेंडेंसी होता है वो वर्क कर पाए। जैसे मान लो तूफान के सीजन में क्या होता है, घर उड़ के चला जाता है, छत उड़ के चला जाता है, क्यों, क्योंकि जो एयर करंट है, कंटिन्यूस मूविंग एयर पार्टिकल्स है, उनके पास कैपेबिलिटी है चीज़ों को मूव कराने के पास। तो करंट क्या कर सकता है, हमारा वर्क कर सकता है, ठीक है। तो करंट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। करंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो जैसे इसका कॉमन एग्जांपल जो हम अपने आसपास देखते हैं, एयर करंट और वाटर करंट, ठीक है। अच्छा, पर हमें एयर करंट और वाटर करंट इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। तो
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ नोट डाउन मत करना, जिस तुम लोग के समझाने के लिए था। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, मतलब अगर करंट है तो कुछ ना कुछ चीज क्या कर रहा है? मूव करना पड़ेगा, वो भी कंटिन्यूअस मूवमेंट होना पड़ेगा, तभी करंट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ना, वो मूव करते हैं। तो जैसे एयर करंट प्रोड्यूस होने के लिए एयर के पार्टिकल्स का मूवमेंट जरूरी है, तभी वो वर्क कर पाएंगे, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। वाटर करंट प्रोड्यूस होने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत जरूरी है, तभी वो करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तब प्रोड्यूस होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होगा, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसमें जो वर्ड है मैंने सबसे क्लियर नहीं लिखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैंने लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी ये वर्ड आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो, मतलब कितने स्पीड, कितना वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव कर रहा है। तो अभी ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा तो क्योंकि हमने अभी ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। तो अभी थोड़ा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसमें तुम लोग को मिला होगा एटम जो होता है वो 3 बेसिक पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो उसी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें, ताकि चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाए। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। मतलब नेचर में, यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ 2 ही तरह के चार्ज मिलेंगे, आइदर वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, इसके अलावा और कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर को और ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे होते हैं और निगेटिव चार्जेस कहाँ पे होते हैं, क्योंकि आगे जब हम कंडक्टर्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए कि ये एटम का स्ट्रक्चर तुम लोग समझो। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आता होगा, बट फिर भी हम इसको एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो लास्ट ईयर क्लास 9 में तुम लोग को मिला होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, एटम का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? एटम में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अराउंड घूम रहे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कैसा है? न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है हमारा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं वो है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, और न्यूक्लियस जो हमारा है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो बना है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। ठीक है, न्यूक्लियस जो है हमारा वो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ना वो होता है एक डेंस सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही एक डेंस सा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस बना है वो किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जो है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है उसका कोई भी चार्ज नहीं है। सो हम बोल सकते हैं जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, वो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? वो जो है वो प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। सो जो हमारा ये एटम है उसमें क्या है? न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव है, और न्यूक्लियस का एज ए होल चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो किससे बना है, प्रोटॉन से बना है। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। सो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना एटम का, ठीक है, इसको ध्यान से दिमाग में डाल लो कि एटम में होता क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे बना होता है, देखो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उसकी वजह से। तो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन जो है वो है पॉजिटिव, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। यही दो बेसिक तरह के चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन का जो है कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। सो ये हमने कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमें डिस्कस करना है कि ये जो चार्ज है इसको हम मेज़र कैसे करेंगे। जैसे जो मास होता है वो हम कैसे मेज़र करते हैं, मास को हम केजी में मेज़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 केजी हो गया, 10 केजी हो गया, ठीक है। तो केजी जो हो गया ना वो क्या हो गया, मास का यूनिट। उसी तरह जो लेंथ है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में। जैसे 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया। सो मीटर जो हो गया ना वो हमारा क्या हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया। सो जब भी हमें किसी चीज़ का मेज़रमेंट करना होता है, याद रखना, जब भी हमें किसी चीज़ का मेज़रमेंट करना होता है तो हमें किसका ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है यूनिट का। जैसे मास मेज़र करने के लिए हमें चाहिए केजी, लेंथ मेज़र करने के लिए चाहिए हमें यूनिट, दैट इज मीटर। सो केजी, मीटर, ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये सब हमारा यूनिट हो गया। सो उसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करेंगे, जब हमें मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करना होगा तो भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने का जो यूनिट है वो है हमारा कूलम। सो ये पहली बार शायद सुना होगा ये वर्ड कूलम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, याद कर लो। तो एसआई यूनिट को हम लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। कि कूलम स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, बहुत डाउट होता है इसमें, मुझे बहुत डाउट होता था कूलम का जो स्पेलिंग है। सो जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, COULOM, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज मतलब +5 कूलम हो सकता है, +10 कूलम हो सकता है, -5 कूलम, -10 कूलम, -20 कूलम, +20 कूलम। सो मतलब चार्ज जो है वो किसमें मेजर होगा, चार्ज जो है वो मेजर होगा कूलम में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, इसके सामने मैं अगर और एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ धक्का देगा, ठीक है, और बदले में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको इस तरफ धक्का देगा। दोनों एक दूसरे को सेपरेट करना चाहेंगे, एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों किस तरह के, सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस है। तो ये एक पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। या फिर देखो यहाँ पे मैं अगर एक निगेटिव चार्ज रखूँ, यहाँ पे मैं अगर एक निगेटिव चार्ज रखूँ तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को ऐसे धक्का देगा, ये निगेटिव चार्ज इसको ऐसे धक्का दे देगा। उसी तरह ये वाला निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को इस तरह धक्का देगा, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये और एक पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो लाइक चार्जेस है वो क्या होता है, रिपेल ईच अदर, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी दिखाया मैंने, ठीक है। जैसे पॉजिटिव रिपेल, ये इसको इस तरफ धक्का देगा, ये इसको उस तरफ धक्का देगा, दोनों दूर जाना चाहिए।
उसी तरह नेगेटिव चार्ज सेम सामने अगर रखेंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को पता होगा, फिर भी नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। फिर अगर लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस है कि अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो पॉजिटिव नेगेटिव हमने पास में रख दिया तो दोनों एकदम से चिपक जाएंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में है, जानना ज़रूरी था, क्योंकि करंट जो मैंने बताया कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो जानना ज़रूरी था, तो इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, और याद रखो क्या होता है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, क्योंकि हमें मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, यूनिट वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी चाहिए, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया हमारा कूलम, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये तो कहानी था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक तीन चार्जेस है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका चार्ज का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सो हमें पता है हमारा जो एटम है, अभी मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया और इसको दिमाग में बिठा लो, एटम का जो जनरल स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में बिठा लो। एटम कैसा बना हुआ है, न्यूक्लियस होता है और साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अब हमें ये पता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो कि चार्ज पार्टिकल से बना है, दो तरह के चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा दिमाग में कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज है, बट कितना है, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, क्योंकि वो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है, उससे छोटा और नहीं होगा। जो हमारा प्रोटॉन है उसका वो कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है, उससे छोटा पॉजिटिव चार्ज अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कितना पॉजिटिव चार्ज है। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को उठा के लाऊं कहीं से, तो उस एक इलेक्ट्रॉन से हमें कितना चार्ज मिलेगा, मतलब उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा, -1 कूलम नहीं, -1 कूलम नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि -1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होगा हमारा -1.6 × 10⁻⁻19, और यूनिट क्या होगा चार्ज का, कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इससे छोटा वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन में जो ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा नेगेटिव का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे कम वैल्यू है नेगेटिव का, इससे लेस जा ही नहीं सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इतना। उसी तरह जो एटम में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, बस नेगेटिव की जगह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो एक प्रोटॉन को अगर मैं लूँ, अगर मैं एक प्रोटॉन को लूँ तो उस एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। सो एक प्रोटॉन का चार्ज होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखाए हैं इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इतना है, एक प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इतना होता है, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज
याद रखना, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था करंट। करंट क्या होता है? जब भी किसी चीज़ का मूवमेंट होता है, जब भी किसी चीज़ का एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, वो तो करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे वाटर करंट होता है, एयर करंट होता है, और करंट का एक टेंडेंसी रहता है क्या कि वो वर्क कर सकता है। जैसे एयर करंट जो है वो चीज़ों को उड़ा के लेके जा सकता है, वाटर करंट जो होता है वो चीज़ों को मूव करा सकता है। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखना, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से आ रहा था इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें पता है दो टाइप्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का इतना है, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है, ताकि जो कंसेप्ट है और थोड़ा तुम लोग का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुनते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, सब अपने आप आसान लगेगा। ठीक है, सो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट the number of electrons, calculate the number of electrons constituting, ठीक है, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of चार्ज, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम अगर मैं चार्ज लूंगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 कूलम में अगर चार्ज लूंगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा अगर यूनिटरी मेथड तुम लोग को आता होगा, जो बचपन में पढ़ा था, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज तुम बाजार गए, ठीक है, सपोज तुम बाजार गए, तुम लोग बाजार गए, बाजार में जाके क्या किया, सब्जी खरीदना है, तो सब्जी वाले से जाके पूछा आलू का क्या रेट है, तो उसने बोला कि 50 kg आलू का कॉस्ट है 1000 रुपया, ठीक है, 50 kg आलू का कॉस्ट है 1000 रुपया। उसने सीधा आंसर नहीं दिया। जनरली जब हम बाजार में जाते हैं और सब्जी वाले से पूछते हैं कि 1 kg का कितना कॉस्ट है, 1 kg का कितना दाम है, 1 kg का पूछते हैं, क्योंकि 1 kg का पता चल जाएगा। 1 kg का मान लो अगर 20 रुपया हुआ तो 2 kg का होगा 40 रुपया, 3 kg का होगा 60 रुपया। 1 kg का अगर पता हो तो बाकी हम निकाल लेते हैं ना। 1 kg का कॉस्ट अगर 20 रुपया होगा तो 2 kg का 40 रुपया, 3 kg का 60 रुपीज़, 4 kg का 80 रुपीज़। बट दुकानदार बड़ा शाना था, उसने क्या किया, उसने बोला कि 50 kg का कॉस्ट है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब हम कंफ्यूज हो गए, अच्छा 50 kg अगर 1000 है तो 1 kg का कितना होगा। सो इधर देखो 50 kg का कॉस्ट है हमारा 1000। अच्छा, ये यूनिटरी मेथड में समझा रहा हूँ। 50 kg का अगर 1000 है, हमें कितना kg का चाहिए, हमें चाहिए 1 kg का चाहिए। तो मतलब कि 50 kg का 1000 है, हमें चाहिए इधर 1 kg। हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए 50 kg कितना है, हमें पता करना है कि 1 kg कितना है। तो 50 की जगह हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 50 की जगह अगर 1 करना है तो इधर 50 डिवाइड कर देता हूँ। इधर 50 डिवाइड किया तो उधर भी मुझे 50 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये 50-50 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो 1 kg का कॉस्ट आ जाएगा, 1 kg का हमारा कॉस्ट आ जाएगा ₹20। तो ये यूनिटरी मेथड है। 50 kg 1000, 50 kg अगर 1000 है, हमें चाहिए 1 kg, तो यहाँ 50 से डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या था, हमारा मेन मकसद क्या था, हमें 1 kg निकालना। तो इधर 50 से डिवाइड किया, उधर भी 50 से डिवाइड किया, तो ये 50-50 कट गया, आया 1 kg, इधर आ गया 20। सो 1 kg का दाम क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ, अब समझ में आएगा, ठीक है। तो 50 kg का कॉस्ट कितना है 1000, तो 1 kg का क्या आएगा 20। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है,
कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मुझे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है या लाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स के लेके आना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूँ चार्ज और इधर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आता हूँ, अगर मैं मान लो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आता हूँ तो मुझे चार्ज कितना मिलेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मुझे चार्ज कितना चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए 1 कूलम। ठीक है, मुझे चार्ज चाहिए 1 कूलम। तो देखो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कब मिलता है, जब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा मुझे कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम चाहिए। सो देखो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मिलता है कब, जब हम 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं घर। मुझे चाहिए 1 कूलम, तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्यों, क्योंकि 1 ये कट जाएगा तो इधर 1 ही बचेगा ना। इधर किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गया हमारा कट के 1 कूलम। सो 1 कूलम जब चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1/1.6 ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैलकुलेशन घर पे आराम से बैठ के करके देख लेना, कैलकुलेटर से मत करना, बस खुद से करना। तो जब कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट है कि यहाँ पे रिलेशन हमारा इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बीच में है, कितना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ रहा है। सो 1 इलेक्ट्रॉन जब मैंने लाया तो मुझे मिला इतना चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे पूछा है कि 1 कूलम जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सिंपल है, मुझे सीधे 1 कर देना है, बाकी वहाँ अपने आप हिसाब किताब बैठ जाएगा। तो इधर 1 करने के लिए जितना ये है उतने से डिवाइड कर देंगे, तो इधर कट उठ के आ जाएगा 1 कूलम। इधर इससे डिवाइड किया तो उधर भी 1 के साथ उतना डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ therefore 1 कूलम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंसेप्ट होपफुली समझ में आ गया होगा। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो क्या क्या डिस्कस किया हमने, कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूअस मूव करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं, जैसे एयर करंट हो गया, वाटर करंट हो गया। सो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब भी चार्ज पार्टिकल जो हमारा है वो मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए इलेक्ट्रिक चार्ज के। जैसे चार्ज जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने डिस्कस किया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी हमने डिस्कस किया सब नोट डाउन कर लिया होगा, देख लेना। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंडक्टर्स होते क्या है और हमारा इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो कंडक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें फ्री चार्जेस बहुत होते हैं। ठीक है, सो कंडक्टर में क्या होता है, वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि फ्री चार्जेस क्या है। ठीक है, और इंसुलेटर में क्या होता है, वेरी वेरी लो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री चार्जेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। कंडक्टर में जो फ्री चार्जेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है जिसकी वजह से ही कंडक्टर जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब फ्री चार्जेस क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एटम होता है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही बताया था, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं शेल्स में। ठीक है, क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है,
न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे होते हैं। अब क्या होता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है उसको थोड़ा अगर एनर्जी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इस एटम के साथ था, जो उसके लास्ट शेल में चक्कर काट रहा था, उसको कहीं से थोड़ा एनर्जी मिल गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर कहीं से भी थोड़ा एनर्जी मिल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने एटम से अलग हो गया, डिटैच हो गया। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, उसका इस एटम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन तो इंसुलेटर में भी है बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकल गया है, उसका अपने इस एटम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं कंडक्टर को बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक कंडक्टर का एक डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही हैवी होता है, वो मूव नहीं करेगा। सो अब ये कंडक्टर है जो किससे बना है, वो एटम से बना है, ठीक है। तो सपोज ये एक एटम का न्यूक्लियस, यहाँ पे साइड में क्या है, बाहर क्या है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ऐसे बहुत एटम्स होंगे, मिलियंस करोड़ एटम्स होंगे, बिलियंस एटम्स होंगे। बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने ये दो एटम बनाया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा अपने लास्ट शेल से, ठीक है, एटम से अलग हो जाएगा, अलग होके क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे एटम से और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एनर्जी मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने एटम से निकल जाएंगे और बहुत सारे हमें क्या मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सो कंडक्टर्स में बेसिकली क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ना बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही हाई क्वांटिटी में होगा, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टर है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर क्यों, ये आगे हम लेक्चर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से निकल गया है, लास्ट शेल से निकल गया है, उसका भी एटम से कोई लेना देना नहीं है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले लास्ट शेल में घूम रहा था, ठीक है, चक्कर काट रहा था, उसको एनर्जी मिला, वो निकल गया, फ्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसको एनर्जी मिला, फ्री हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर में होंगे। सो अगर हम कंडक्टर को देखेंगे, ठीक है, अगर हम कंडक्टर को देखेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि कंडक्टर इसलिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये टर्म याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में भी है बट वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो अपने एटम से डिटैच नहीं हुए, उतना एनर्जी उनको मिला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो पहले किसी एटम में था अभी निकल गया है, ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा फ्री, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, बच्चों की तरह, नर्सरी के बच्चों की उनको रूम में छोड़ दिया गया, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। उसी तरह अगर मैं इंसुलेटर को बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इंसुलेटर को बनाऊँ तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे बट बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा पहला पॉइंट कि इंसुलेटर क्या होता है, वेरी लो नंबर्स ऑफ फ्री चार्जेस, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर में क्या होता है, वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से निकल गया है, जो कंडक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादातर जो मेटल्स जो होते हैं वो सारे बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सो एग्जांपल हम लिख देते हैं कुछ कंडक्टर्स का एग्जांपल जो होता है हमारा, जैसे सिल्वर हो गया हमारा कंडक्टर है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कॉपर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स है किसके, कंडक्टर के। इंसुलेटर का अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, जैसे हमारा वुड हो गया, ड्राई वुड, सूखा लकड़ी, क्या है हमारा
इंसुलेटर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। रबर हमारा इंसुलेटर है, इन मटेरियल्स में, इन सब्सटेंसेस में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, एकदम कम होगा, जिसकी वजह से ये करंट को कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ याद रखना, कंडक्टर्स वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, इंसुलेटर में वेरी लो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। अगर कंडक्टर को देखोगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे और हर इलेक्ट्रॉन इधर उधर, कोई सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे होंगे, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, ये फ्री हो गया ना, आज़ाद घूम सकता है, ये इधर घूम रहा है मजे से, ये इधर घूम रहा है, 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 सब ऐसे 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 घूम रहे हैं। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है तुम लोग के लिए कि कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स भी होता है, बट जो तुम लोग के कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो जस्ट फिर भी थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सेमीकंडक्टर्स होता क्या है। ठीक है, कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना, और थोड़ा सा मैं सेमीकंडक्टर क्या होता है बता देता हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया लग जाए कि होता क्या है। ठीक है, अच्छा, सो कंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरा हमारा आ गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आता है क्या सेमीकंडक्टर? देखो, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हो सकता है और वेरी लो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट पे। वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कब होगा, जब इम्प्योर होगा, और लो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कब होगा, जब प्योर होगा। बहुत कंफ्यूजन मत होना, बस याद कर लो सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होने का जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है उसकी प्योरिटी पे। ठीक है, कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें फ्री चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना कंडक्टर में होता है। उसको अगर हम इम्प्योर कर दें तो उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हम इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स में है नहीं सेमीकंडक्टर्स, बस याद रखना कंडक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा फ्री चार्जेस दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन से, इंसुलेटर जिसमें बहुत 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 कम फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री चार्जेस है, फिर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर में फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म में ज़्यादा नहीं रहेगा, कंडक्टर से कम रहेगा, इम्प्योर फॉर्म में हम इसका कंडक्टिविटी मतलब फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बस एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, सो अच्छे से देख लेना वीडियो को, घर पे पढ़ाई करना। ठीक है, थैंक यू।